हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर 4 जिसका कि टाइटल है एग्रीकल्चर। यानी कि इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के बारे में। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो से कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी। लाइन बाय लाइन इसमें आपको चैप्टर में अच्छे से समझाऊंगी, उसके बाद आपको एक तरह से चैप्टर याद हो जाएगा। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस चाहिए सारे चैप्टर्स की, सारे क्लासेस की, लाइक 6 to 12, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। आपको मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं जिसका कि नाम है आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर ऑफिशियल। सो अभी स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं ये चैप्टर हमसे क्या कहना चाहता है। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री। सो आपने ये लाइन कहीं ना कहीं सुना होगा कि भारत कृषि प्रधान देश है। मतलब कि यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग हैं वो किस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में। सो कृषि की दृष्टि से भारत क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज़ इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। 2/3 जो जनसंख्या का हिस्सा है वो क्या है, कृषि कार्यों में संलग्न है। Agriculture is a primary activity which produces most of the food that we consume. Besides food grains, it also produces raw materials for various industries. So हमारे खाने के लिए जो भोजन आता है वो कहाँ से आता है, कृषि करके ही आता है। इसके अलावा कुछ उत्पाद होते हैं जैसे कि चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि, इनका भी निर्यात कहाँ से होता है, कृषि, मतलब खेतों के द्वारा ही ये चीज़ें हमारे तक पहुँचती हैं, फैक्ट्रीज तक पहुँचती हैं, उसके बाद हमारे तक पहुँचती हैं। ठीक है। Moreover, some agricultural products like tea, coffee species are also exported. ये मैंने बता दिया। Can you name some industries based on the agricultural raw material? So क्या आप कुछ ऐसे कृषिगत कच्चे माल पर आधारित कुछ उद्योगों का नाम बता सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए कोई ब्रेड बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है, वहाँ पे क्या खेत से जा रहा है गेहूँ और फिर वहाँ पे ब्रेड बन रहा है। सो रॉ मटेरियल वहाँ पे गेहूँ हुआ और वो गेहूँ कहाँ से आया, खेत से आया, एग्रीकल्चर से आया। ठीक है। तो ऐसी कुछ और इंडस्ट्रीज़ के नाम आपको बताने हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग की बात करें तो कृषि के प्रकार क्या क्या होते हैं, फार्मिंग के प्रकार क्या क्या होते हैं, टाइप्स क्या क्या होते हैं। एग्रीकल्चर इज़ एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री। सो कृषि क्या है, हमारे देश की प्राचीन क्या है, आर्थिक क्रिया है, मतलब कि इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओवर दीज ईयर्स कल्टिवेशन मेथड्स हैव चेंज सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस। फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सबसिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप। एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम्स आर प्रैक्टिस्ड। सो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पिछले हजारों वर्षों के दौरान जो हमारा भौतिक पर्यावरण है, जो हमारा प्रौद्योगिकी है और जो सामाजिक सांस्कृतिक जो रीति रिवाज हैं, उनके अनुसार खेती जो करने की जो विधियां हैं उनमें बहुत सारा परिवर्तन आया है, मतलब सार्थक परिवर्तन आया है। सो जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्य खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। जीवन निर्वाह, ठीक है, मतलब कि सबसिस्टेंस फार्मिंग, मतलब कि सिर्फ अपना भोजन पानी चलने के लिए जो फार्मिंग है वो एक तरह से आप समझ लीजिए अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, उसको बोलते हैं सबसिस्टेंस। कमर्शियल कब होता है, जब ये एक तरह से पैसे कमाने का जरिया हो फार्मिंग करके, तब उसको बोलते हैं कमर्शियल। तो इस तरह के कुछ अनेक प्रकार हैं और वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में बहुत सारे प्रकार के कृषि तंत्र क्या किए गए हैं, अपनाए गए हैं, उसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। So this type of farming is still practiced in few pockets of India. Primitive subsistence agriculture is practiced on small patches of land with the help of primitive tools like hoe, dhow, and digging sticks and family or community labor. This type of farming depends upon monsoon, natural fertility of the soil and suitability of other environmental conditions to the crops grown. So इस प्रकार की जो खेती यानी कि जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस टाइप ऑफ फार्मिंग है, इस प्रकार की जो खेती है ये भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। मतलब एक तरह से देखें तो ये पुराना तरीका है खेती का, लेकिन अभी भी कुछ भागों में की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि यानी कि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग भूमि के एक छोटे टुकड़ों पर कुछ मतलब कृषि के जो पहले औजार होते थे, जो मैनुअल लेबर वाले औजार होते थे, जैसे आपने हसुआ, खुरपी, ये सब कुछ सुना होगा, आपके तरफ पता नहीं क्या कहते हैं, ये हल वगैरह का इस्तेमाल करके, लकड़ी के हल, डाव और खुदाई करने वाली छड़ी वगैरह का इस्तेमाल करके परिवार के लोग ही आपस में मिलजुल के और समुदाय के लोग मिलजुल के क्या करते हैं, खेती करते हैं। इस प्रकार की कृषि प्रायः क्या होती है, मानसून पे डिपेंडेंट होती है और मिट्टी की फर्टिलिटी पे भी डिपेंडेंट होती है और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों के उपयुक्तता पर निर्भर होती है। मतलब कहीं पे अगर मिट्टी अच्छी है तो ही वहाँ पे इस तरह की खेती की जा सकती है, अगर वहाँ पे मानसून अच्छा है तो ही वहाँ पे इस तरह की खेती की जा सकती है, ऐसा है।
इट इज़ अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। फार्मर्स क्लियर, बगल में आपको इमेज में भी 4.1 में आप देख सकते हैं किस तरह से बर्न किया जा रहा है खेतों के पैचेस को। It is a slash and burn agriculture. Farmers clear a patch of land and produce cereals and other food crops to sustain their family. When the soil fertility decreases, the farmers shift and clear a fresh patch of land for cultivation. This type of shifting allows nature to replenish the fertility of the soil through natural process. Land productivity in this type of agriculture is low as the farmer does not use fertilizers or other modern inputs. It is known by different names in different parts of the country. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना है, स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं हम लोग किसको, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को। किसान जमीन के टुकड़े को साफ करके उस पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज और अन्य कुछ खाद्य फसलें उगाई जाती है। खाद्य फसलें मतलब खाने वाली जो चीज़ें होती हैं उनकी फसलें। जब मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है यानी कि जो उर्वरता होती है वो कम हो जाती है तो किसान वो भूमि का जो टुकड़ा था जिस पे वो खेती कर रहा था उसको छोड़ के किसी दूसरे भूमि के टुकड़े पर सफाई करता है खेती करने के लिए। कृषि के इस प्रकार में स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। मतलब कि फर्टिलिटी रिप्लेनिश करने के लिए नेचर को टाइम मिल जाता है। ठीक है, और इसमें इस टाइप ऑफ फार्मिंग में किसान किसी भी तरह के फर्टिलाइजर्स या कोई भी आधुनिक जो तकनीक है उनका प्रयोग नहीं करते हैं। इसीलिए इस प्रकार की कृषि में क्या होती है, प्रोडक्शन कम होती है। मतलब इसीलिए ये सिर्फ भरण पोषण के काम भर ही इसमें खेती हो पाती है। और देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की खेती को विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। ये नाम हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कैन यू नेम सम सच टाइप ऑफ नेम्स? तो क्या आप कुछ ऐसे नाम बता सकते हैं? It is zooming in northeastern states like Assam, Meghalaya, Mizoram and Nagaland, Pamlau in Manipur, Deepa in Bastar district of Chhattisgarh and Andaman Nicobar Islands. उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे क्या कहा जाता है, झूम कहा जाता है, झूमिंग कहा जाता है। मणिपुर में इसे पामलो कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे क्या कहा जाता है, दीपा कहा जाता है। और कुछ नाम अगर आपको पता है तो आपको कमेंट सेक्शन में बताएं, नहीं पता है तो गूगल पे सर्च करके देखें। Zooming. The slash and burn agriculture is known as milpa in Mexico and Central America, Conuco in Venezuela, Roca in Brazil, Maisol in Central Africa, Ladang in Indonesia, Ray in वियतनाम। तो इन सब में से एक नया क्वेश्चन जरूर आता है हर साल, तो ये याद रख लेना है कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में क्या बोलते हैं, मिल्पा बोलते हैं। वेनेजुएला में कोनुगो बोलते हैं। ब्राज़ील में रोका बोलते हैं। जो सेंट्रल अफ्रीका है उसमें क्या बोलते हैं, मसोले बोलते हैं। इंडोनेशिया में लदांग बोलते हैं और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। इन इंडिया दिस प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन इज कॉल्ड बेवार और दाहिया इन मध्य प्रदेश, पोडू और पेंडा इन आंध्र प्रदेश, पामादाबी एंड कोमन और ब्रिंगा इन ओडिशा, कुमारी इन वेस्टर्न घाट्स, वालरे और वालतरे। बहुत सारे नाम हैं, इन सब नामों को आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं सारा पढ़ूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिंझा लिव्ड विथ हर फैमिली इन अ स्मॉल विलेज एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ दीफू इन आसाम. सी enjoys watching her family members clearing, slashing and burning a patch of land for cultivation. She often helps them in irrigating the field with water running through a bamboo canal from the nearby spring. She loves the surrounding and wants to stay here as long as she can, but this little girl has no idea about the declining fertility of the soil and her family search for a fresh patch of land in the next season. So यहाँ पे एक छोटा सा कहानी जैसा दिया हुआ है कि एक रिंझा नाम की लड़की है, वो असम के डीफू के बाहरी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है। वह अपने परिवार के सदस्यों को देखती है कि एक भूमि के टुकड़े पे वो किस तरह से वनस्पति को काटकर जलाकर साफ़ करते हैं, फिर उस पर खेती करते हैं। वो प्रायः अपने परिवार को सहयोग भी करती है इरिगेशन में, जो बांस के नाले द्वारा झरने के से पानी लाकर किया जाता है। वो अपने परिस्थान से इतना लगाव रखती है और चाहती है कि जब तक संभव हो वो यहाँ रहे, परंतु उस छोटी बच्ची को नहीं पता कि अपने खेत की जो मिट्टी है उसकी उर्वरता कम होती जा रही है और उसके परिवार वाले अगले वर्ष नए भूमि के टुकड़े की तलाश कर रहे हैं। कैन यू नेम द टाइप ऑफ फार्मिंग रिंझास फैमिली? सो ये टाइप ऑफ फार्मिंग आपको पता चली गया होगा, ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस टाइप ऑफ फार्मिंग है। कैन यू इनलिस्ट सम क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन सच फार्मिंग? सो कुछ ऐसे क्रॉप्स का नाम बताइए जो कि इस फार्मिंग में उगाए जाते हैं। सो ये कॉमन सेंस वाली बात है कि बेसिक खाने पीने वाली जो चीज़ें हैं लोग वही उगाते हैं। इसके अलावा आप गूगल पे और सर्च करिए प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में लोग क्या उगाते हैं, गेहूँ, चावल, ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं। इसके अलावा देखें इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, गहन जीविका कृषि बोलते हैं इसको। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड. इट इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग वेयर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन. सो इस प्रकार की जो कृषि होती है उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पे जो
जगह है, जो भूमि है, वहाँ पे जनसंख्या का दबाव अधिक होता है और इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा श्रम लगता है, लेबर बहुत ज़्यादा लगता है और यहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक तत्वों का निवेशों का उपयोग किया जाता है और सिंचाई भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है ऐसी जगहों पे, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए। कैन यू नेम सम ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर सच फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड? तो आपको कुछ भारत के ऐसे राज्यों के नाम बताने हैं जहाँ पे इस प्रकार की कृषि की जाती है। Though the right of inheritance leading to the division of land among successive generations has rendered land holding size uneconomical, the farmers continue to take maximum output from the limited land in the absence of alternative source of livelihood. Thus, there is enormous pressure on agricultural land. So, जो भूमि का जो बंटवारा होते गया बाई जनरेशन्स, मतलब कि पीढ़ियों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी भूमि का बंटवारा होते गया, तो अब क्या है कि बहुत कम भूमि का टुकड़ा बहुत कम लोगों के पास रह गया है और किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण जो सीमित भूमि है उसी में से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए भूमि पर क्या है, बहुत अधिक दबाव बढ़ता जा रहा है। कमर्शियल फार्मिंग यानी कि वाणिज्यिक कृषि। कमर्शियल मतलब समझ रहे हैं, किस लिए ये फार्मिंग की जाएगी? इकोनॉमिक पर्पस के लिए, भरण पोषण से थोड़ा आगे सोचेंगे लोग, बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के बारे में इसमें सोचा जाएगा। कमर्शियल फार्मिंग की बात करें तो मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ द यूज़ ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, एग्जाम्पल हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, chemical fertilizers, insecticides and pesticides in order to obtain higher productivity. The degree of commercialization of agriculture varies from one region to another. For example, rice is a commercial crop in Haryana and Punjab, but in Odisha it is a subsistence crop. वाणिज्यिक कृषि क्या है? इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक जो निवेश हैं, जैसे कि अधिक पैदावार देने वाले बीज हो गए, रासायनिक उर्वरक हो गए, कीटनाशक के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना, ये सब कुछ है। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। जैसे कि एग्जाम्पल में हरियाणा और पंजाब में चावल क्या है, एक कमर्शियल कमर्शियल क्रॉप है, जबकि ओडिशा में क्या है, ये जीविका फसल है, मतलब सबसिस्टेंस क्रॉप है। इस तरह से भी डिफ्रेंसिएशन आता है बाय मतलब रीजन के अकॉर्डिंग। कैन यू गिव सम मोर एग्जांपल्स ऑफ क्रॉप विच मे बी कमर्शियल इन वन रीजन एंड मे प्रोवाइड सबसिस्टेंस इन अदर? तो ऐसा आपको कुछ उन फसलों के उदाहरण देना है जो एक प्रदेश में क्या है, कमर्शियल क्रॉप है, जबकि दूसरे प्रदेश में वो क्या है, सबसिस्टेंस क्रॉप के रूप में उगाए जाते हैं। Plantation is also a type of commercial farming. In this type of farming, a single crop is grown on a large area. The plantation has an interface of agriculture and industry. Plantations cover large tracts of lands using capital-intensive inputs with the help of migrant laborers. All the produce is used as raw material in respective industries. प्लांटेशन यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं रोपण कृषि। ये भी एक प्रकार की क्या है, वाणिज्यिक खेती है, यानी कि कमर्शियल फार्मिंग है। इस प्रकार की खेती में क्या होता है, लंबे चौड़े क्षेत्र में एक ही रूप की फसल उगाई जाती है, बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक क्या है, इंटरफेस है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, जो अत्यधिक वहाँ से पूंजी आ सके और श्रमिकों की सहायता लगती है इसमें। इससे प्राप्त सारा उत्पादन क्या है, फैक्ट्रीज के लिए एज अ रॉ मटेरियल प्रयोग होता है। इन इंडिया टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना एक्सेट्रा आर इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स। भारत में जो इम्पॉर्टेंट रोपण फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं? चाय, कॉफ़ी, रबर हो गया, शुगर केन गन्ना हो गया, केला इत्यादि, ये सब कुछ महत्वपूर्ण ये याद रखने हैं। टी इन आसाम एंड नॉर्थ बंगाल, कॉफ़ी इन कर्नाटका आर सम ऑफ द important plantation crops grown in these states. Since the production is mainly for market, a well-developed network of transport and communication connecting the plantation areas, processing industries and markets plays an important role in the development of plantations. So चाय असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी, वहाँ की क्या है, मुख्य कुछ रोपण फसलें हैं, प्लांटेशंस क्रॉप्स हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स। क्योंकि रोपण कृषि के उत्पादन बिक्री के लिए, मतलब रोपण कृषि में जो उत्पादन होता है वो बिक्री के लिए होता है। इसके लिए क्या होना चाहिए, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पे कम्युनिकेशन का जो साधन है वो अच्छा होना चाहिए, आसपास के बाज़ारों से भी कम्युनिकेशन अच्छी तरह से होना चाहिए, बाज़ारों का भी योगदान होना चाहिए। ये सब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए प्लांटेशन का, यहाँ पे बनाना का प्लांटेशन किया गया, वहाँ इसका इमेज दिया हुआ है। इसके नीचे आप देख सकते हैं बैम्बू प्लांटेशन का इमेज दिया हुआ है यहाँ पे। एक मिनट देख लें कितना लंबा ये चैप्टर है, उस हिसाब से हम लोग अपनी स्पीड को अब रफ्तार देंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है। अगर इस तरह से हमने किया तो बहुत टाइम लग जाएगा। बात करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न की।
You have studied the physical diversities and plurality of cultures in India. These are also reflected in agricultural practices and cropping patterns in the country. Various type of foods and fiber crops constitute some of the important crops grown in the country. ओके सो आपने भारत की जो भौतिक विविधताएं हैं उनके बारे में पढ़ा है, संस्कृतियों में जो बहुलताओं से संबंध में ये सब के बारे में आपने अध्ययन किया है कि संस्कृतियां बहुत विभिन्न प्रकार की हैं। यहाँ पे भौतिक जो यहाँ की विविधताएं हैं, मतलब फिजिकल डाइवर्सिटी, इन सब के बारे में आपने पढ़ा है। ये देश में कृषि पद्धतियों और शस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित होता है। इसीलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि ये सभी क्या है शामिल है। और भारत में मुख्य रूप से 3 क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं, रबी, खरीफ एंड जैद। रबी फसलें क्या होती हैं, उनको शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोया जाता है और गर्मी के सीज़न में अप्रैल से जून के बीच में काटा जाता है। गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों ये सब क्या है, कुछ मुख्य क्या है, रबी की फसलें हैं। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं। उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्य जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए क्या है, महत्वपूर्ण राज्य है, मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है। और शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों में होने वाली वर्षा इन फसलों में अधिक उत्पादन में क्या होती है, सहायक होती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन की सफलता से उपयुक्त रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है। खरीफ फसलों की बात करें तो खरीफ आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके सो खरीफ फसलें क्या होती हैं, खरीफ फसलें वो होती हैं जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में जब बारिश के मौसम शुरू होता है ना तब बोई जाती हैं। यहाँ पे उस समय बुआई की जाती है। सो आप लोग की तरफ अगर मतलब पता नहीं आप लोग की तरफ कहाँ से आप लोग देख रहे हैं ये वीडियो, सो हमारे साइड तो लाइक धान की फसल रोपी जाती है जब शुरू हो जाता है बरसात का मौसम। तो सो इस ऋतु में बोई जाने वाली जो मुख्य फसलें क्या है, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर की दाल, तूर जिसको बोलते हैं, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन ये सब कुछ इसमें आती हैं। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेष करके जो कोंकण तटीय क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल क्या है, बन गई है। असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ओडिशा हो गया, दीज 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर। सो ये असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में धान की 3 फसलें उगाई जाती हैं। इसको क्या बोलते हैं, याद रखना है, औस, अमन एंड बोरो। ठीक है, औस, अमन और बोरो बोई जाती हैं, याद रखना है। इन बिटवीन द रबी एंड द खरीफ सीजन देयर इज शॉर्ट सीजन जिसको जैद बोलते हैं। सो रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच में ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को क्या बोलते हैं, जैद बोलते हैं। जैद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां और चारे की फसलें इन सब की खेती की जाती है। गन्ने की फसल तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लग जाता है। फिर अब हम लोग बात करते हैं मेजर क्रॉप्स की। वैरायटी ऑफ फूड्स एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द country depending upon the variations in soil, climate and cultivation practices. Major crops grown in India are rice, wheat, millets, pulses, tea, coffee, sugarcane, oil seeds, cotton and jute etc. So मिट्टी हो गया, जलवायु यानी कि क्लाइमेट और कृषि जो पद्धति है उसमें अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार के खाद्य और अखाद्य फसलें क्या करती हैं, उगाई जाती हैं। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें क्या क्या हैं, चावल है, गेहूँ है, मोटे अनाज हैं, दाल है, कॉफ़ी है, चाय है, गन्ना है, तिलहन है मतलब कि ऑयल सीड्स, कपास है, जूट है इत्यादि ये सब कुछ है। अब बात करते हैं हम लोग चावल की। इट इज़ ए स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। सो भारत में क्या है कि अधिकांश लोगों के खाद्यान्न में चावल एक मतलब चावल तो सबको ही खाता है, सबके लाइक मील लिस्ट में चावल होता ही है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल का उत्पादक है। ठीक है, ये खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और ह्यूमिडिटी जो है होनी चाहिए। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता क्या होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जा सकता है, मतलब इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी हो तो उगाया जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइस कल्टीवेशन का इमेज दिया गया है और राइस जब रेडी हो जाता है हार्वेस्ट के लिए तब वो कैसा दिखता है उसका भी इमेज दिया गया है। यहाँ पे मैप दिया गया है मेजर एरिया, माइनर एरिया करके, यहाँ पे राइस का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है। सो देख सकते हैं आप लोग जो बिहार वेस्ट बंगाल में पूरा आप देख सकते हैं, उधर असम वाला रीजन, फिर नीचे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा एंड यूपी ऑल्सो, इन सब में कितना आप देख सकते हैं कितना मेजॉरिटी ऑफ द एरिया में ये कल्टिवेशन होता है। एंड यस वेस्टर्न घाट्स वाले एरिया में भी आप देख सकते हैं।
Rice is grown in the plains of north and northeastern India, coastal areas, and the deltaic regions. Development of dense network of canal irrigation tube wells have made it possible to grow rice in areas of less rainfall, such as Punjab, Haryana, and western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan. चावल उत्तर और उत्तर जो पूर्वी मैदान है, तटीय क्षेत्र हो गए, डेल्टाई प्रदेशों में क्या होता है, उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चावल की फसल को उगाना क्या हो गया, संभव हो गया है। अब बात करते हैं गेहूं की। दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण क्या है, खाद्यान्न फसल है, मतलब खाने वाली फसल है, जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल है और उसको उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए सामान्य रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। देश में गेहूं को उगाने वाले दो मुख्य क्या है, क्षेत्र हैं। उत्तर पश्चिमी में गंगा सतलज का जो मैदान है और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश, दो मेन क्षेत्र हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कुछ भाग में गेहूं पैदा करने वाले क्या हैं, ये मुख्य राज्य हैं। बात कर लेते हैं मिलेट्स की, यानी कि जो मोटे अनाज होते हैं जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब क्या है, जो प्रमुख भारत में उगाए जाने वाले मिलेट्स हैं। तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। दो दीज आर नोन एज कोर्स ग्रेन्स, दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। सो इन्हें मोटा अनाज तो कहा जाता है, परंतु इनमें जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू होते हैं, मतलब कि जो पोषक तत्व होते हैं, उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अत्यधिक होती है। फॉर एग्जाम्पल, रागी इज़ वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम, अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड रफ फेज। सो उदाहरण के तौर पे अगर रागी की बात करें तो उसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है, आयरन पाया जाता है, कैल्शियम होता है, और उसमें क्या है, रफेज भी होता है। रफेज क्या होता है, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपने साइंस में सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। फिर ज्वार इज़ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। सो क्षेत्रफल और प्रोडक्शन की दृष्टि से, मतलब कि उत्पादन की दृष्टि से ज्वार क्या है, देश की तीसरी महत्वपूर्ण क्या है, खाने की फसल है। पहली दूसरी कौन कौन सी है, राइस एंड व्हीट, उसके बाद तीसरी है ज्वार। It is a rain-fed crop mostly grown in the moist areas which hardly needs irrigation. Major ज्वार producing states are महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। सो अधिकतर ये क्या होता है, ह्यूमिड एरियाज में, मॉइस्ट एरियाज़ में, मतलब कि जहाँ ह्यूमिडिटी होती है उसमें उगाए जाने के कारण इसके लिए क्या होता है, इरिगेशन की आवश्यकता नहीं होती है बहुत ज़्यादा, मतलब सिंचाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य याद रखने हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल्स एंड सैलो ब्लैक सॉइल। सो बात करें अब हम बाजरा की, तो बाजरा क्या है, ये बलुआ और उथली काली मिट्टी पर क्या होता है, उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा क्या है, इसके मुख्य क्या है, उत्पादक राज्य हैं। और रागी इज़ अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन्स एंड ग्रोज वेल ऑन रेड। सो रागी क्या है, ड्राई सीजन्स, यानी कि जो शुष्क प्रदेश हैं, ड्राई रीजन्स, बार बार सीजन्स बोल दे रही, जो ड्राई रीजन्स है, जो शुष्क प्रदेश हैं, वहाँ की फसल है। और ये लाल, काली, बलुआ या दोमट और या फिर काली मिट्टी पर भी अच्छी तरह से उगाई जाती है। रागी के जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं उनका नाम याद रखना है, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। बात करते हैं मेज़ यानी कि मक्का की। ये एक ऐसी फसल है जो कि खाने के लिए भी और चारे के लिए भी प्रयोग की जाती है, और ये खरीफ फसल है। टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री, सो इस एक मिनट, सो मेज़ प्रोडक्शन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, मतलब इसकी एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए, वो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान चाहिए होता है। और जो पुरानी मतलब ओल्ड एलुवियम होती है ना, उस पर इसको अच्छे प्रकार से उगाया जा सकता है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का क्या है, रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। सो आधुनिक जो आजकल न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका उपयोग करके, यूज़ ऑफ मॉडर्न सच HIV सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन सब कंट्रीब्यूटेड। सो उससे उनका उपयोग करके ये क्या कहते हैं, मक्का का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये क्या है, मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं मेज़ के। सो नीचे मेज़ कल्टीवेशन का भी आपको इमेज दिख रहा होगा। हम आप लोग बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके गाँव में भी होता होगा, आपने गाँव में भी देखा होगा, नहीं देखा तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पे एक और मैप दिया हुआ है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीट को शो किया गया है। सो जहाँ पे कलर डार्क है वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वीट का, आप देख सकते हैं। सो सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं पंजाब, हरियाणा वाले रीजन में, और यूपी का जो रीजन है, जो यूपी का वेस्टर्न रीजन है, उसमें सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन आपको दिख रहा है।
अब हम लोग बात करेंगे पल्सेस की। सो हमने राइस के बारे में बात की, हमने व्हीट के बारे में, हमने मिलेट्स की बात की, हमने मेज़ की बात की। अब हम लोग बात करेंगे दालों के बारे में। दाल जो हम लोग खाते हैं, जो हमारे डेली लाइक मील का एक हिस्सा है दाल, उसको बात करें तो भारत विश्व में दालों का क्या है, सबसे बड़ा उत्पादक है। मतलब कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी भारत में होता है, सबसे ज़्यादा कंजम्पशन भी भारत में होता है, उपभोक्ता देश भी है सबसे ज़्यादा। सो जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनको लाइक प्रोटीन वगैरह कहाँ से मिलता है, दाल से ही मिलता है। सो लोग दाल बहुत खाते हैं। सो शाकाहारी खानों में दाल सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती है। तूर की दाल, अरहर जिसको बोलते हैं, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की क्या है, मुख्य कुछ दलहन की फसलें हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दाल खरीफ में और कौन सी दाल रबी में उगाई जाती है, ये आपको बताना है। सो दाल जो होते हैं पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशन। सो इनको क्या होता है कि ये इनको नमी की आवश्यकता जो होती है वो बहुत कम होती है और इन्हें थोड़ी ड्राई रीजन्स में भी, यानी कि जो शुष्क परिस्थितियाँ उसमें भी इनको उगाया जा सकता है। फलीदार फसल होने के नाते अरहर को छोड़ के जो बाकी सारी दालें हैं वो क्या होता है, हवा से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को क्या कहती हैं, बनाए रखती हैं, मतलब कि फर्टिलिटी को बनाए रखती हैं। ठीक है, इसीलिए इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के मतलब देखे होंगे कि दाल की फसलें ना बीच बीच में बोई जाती हैं दूसरे फसलों के साथ, ताकि इससे क्या हो कि एक रोटेटिंग तरीके से बोया जाता है, जिससे कि फर्टिलिटी मेंटेन रहे। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक क्या है, मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं पल्सेस की। फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। सो ग्रेन्स को छोड़ के, अनाज को छोड़ के अब कुछ और फूड क्रॉप्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग गन्ने की, यानी कि शुगर केन की। इट इज़ अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। सो गन्ना एक क्या है, उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। ये फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में उगाया जा सकता है। मेज़ में भी हमने यही तापमान पढ़ा था, याद रखिएगा। और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली उष्ण या आर्द्र जलवायु में इसको क्या किया जाता है, बोया जाता है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में भी इरिगेशन की सहायता से इसको बोया जाता है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है एंड नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। और इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी क्या होता है, शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है, मतलब कि यहाँ पे लोगों की आवश्यकता ज़्यादा होती है। ठीक है, ब्राज़ील के बाद क्या है, फर्स्ट पे आता है, मतलब जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का वो है ब्राज़ील। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हमारा भारत। ये चीनी, गुड़ और खांडसारी और सीरा बनाने के काम में आता है। लाइक शुगर केन, आपने गन्ने का जूस तो पिया ही होगा, चीनी आप खाते हैं, गुड़ खाते हैं, गुड़ बनते हुए लाइक हमारे तरफ तो गांव में गुड़ भी बनता है। सो आपने देखा होगा, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये क्या है, मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट। सो आप देख सकते हैं गन्ना बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है बहुत जगहों में। ठीक है, ऑफकोर्स वी आर सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। चलिए ऑयल सीड्स की बात करें, यानी कि तिलहन की फसलों की बात करते हैं। सो 2018 में भारत विश्व में क्या है, चीन के बाद दूसरे सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। और 2018 में इन रेप सीड प्रोडक्शन, यानी कि तोरिया, रेप सीड को बोलते हैं, तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। देश में जो कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग में तिलहन की फसलें उगाई जाती है। मतलब कि जितना हमारा एग्रीकल्चरल लैंड है उसमें 12% में हम लोग ऑयल सीड्स लगाते हैं, तिलहन की फसलें। आपने सरसों के खेत देखे होंगे, वो क्या है, तिलहन की फसल है। मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सेसमे, सेसमम, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिनसीड एंड सनफ्लावर। यस, सो मूंगफली हो गए, सरसों हो गए, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली कुछ मेन जो तिलहन की फसलें हैं। अलसी को फ्लैक्स सीड्स, जिसको तिस्सी भी बोलते हैं लोग, और कैस्टर ऑयल, कैस्टर का लाइक पेड़ इधर उधर कहीं पे भी जम जाता है, आपने देखा होगा। ऐसे हमारे में तो एक कहावत है, पेड़ न पातो हर रेड़ प्रधान। सो कैस्टर को रेड़ बोलते हैं और इसका भी ऑयल बनता है। इनमें से जो अधिकतर क्या है वो खाने में यूज़ की जाती है और खाना बनाने में क्या करते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। परंतु इनमें से कुछ तेल के बीज को क्या करते हैं, साबुन में या फिर श्रृंगार के सामान या फिर उपटन का जो उद्योग होता है ना, मतलब कि कॉस्मेटिक्स और ऑइंटमेंट्स वाले जो उद्योग हैं उनमें कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। और बाकी जो चीज़ें हैं वो बाकी जो ऑयल सीड्स हैं उनका हम लोग उपयोग करते हैं खाने के लिए या खाना बनाने के लिए। अब बात करें तो ग्राउंडनट जो है, मूंगफली, ये क्या है, खरीफ फसल है। देश के मुख्य तिलहनों में कुल उत्पादन का ये आधा भाग
लेती है, समझ जाइए। तो मतलब कि इसका कितना मतलब प्रोडक्शन होता है। गुजरात मूंगफली का क्या है, सबसे मेन प्रोड्यूसर है। इसके अलावा राजस्थान, तमिलनाडु मूंगफली के कुछ अन्य मुख्य उत्पादक राज्य हैं 19-20 के हिसाब से। लिनसीड और मस्टर्ड रबी फसलें हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है, याद रखना है। फिर कास्टर हो गया, अच्छा कैस्टर सीड्स यानी कि जो अरंडी है वो खरीफ और रबी दोनों ही फसल की ऋतुओं में बोया जाता है। चाय की बात करते हैं अब। टी कल्टीवेशन इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। सो चाय की खेती क्या है, रोपण कृषि का एक उदाहरण है। ये एक महत्वपूर्ण क्या है, पीने का पदार्थ है जिसको कि लाइक डेली लोग चाय पीते हैं भारत में। तो जैसे शुरुआत में अंग्रेज क्या किए थे, भारत लाए थे। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण मतलब कि ट्रॉपिकल या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु यानी कि सब ट्रॉपिकल ह्यूमस और एंडोड विथ डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। हाँ, तो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जो ऑर्गेनिक मैटर युक्त जो मिट्टी होती है उसमें भली भांति उगाया जाता है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए इसकी झाड़ियाँ होती हैं। आपने चाय के बागान देखे होंगे, फिल्मों में बहुत देखे होंगे, पिक्चर्स में देखे होंगे चाय के बागान। यस, यहाँ पे भी देखिए आपको इमेज दिया हुआ है। सो अगर आपको और मन करे तो हो सकता है बहुत लोग घूमने भी गए होंगे चाय के बागान, दार्जिलिंग वगैरह तरफ। सो आप लोग एक काम करिए, यूट्यूब पे देखिए अगर आपने नहीं देखे, बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो चाय के बागान की बात कर रहे हैं हम लोग, हमने मिट्टी की बात कर ली और फर्टाइल वेल ड्रेन। टी बुशेस रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल द ईयर। ओके, सो वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछार इसकी कोमल पत्तियों के विकास में क्या होती है, सहायक होती है। इसलिए चाय की जो झाड़ियाँ हैं उनको उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण नम और मतलब कि बहुत ज़्यादा फ्रॉस्ट वाला, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी ना हो उस रीजन में जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए होता है। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती हैं। चाय के जो मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं वो क्या है, असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ हो गई, तमिलनाडु और केरल हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती हैं। 2018 मतलब 2018 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश था, याद रखना है। बात करते हैं कॉफ़ी की। कॉफ़ी बहुत लोगों को पसंद होता है। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए क्या है, विश्व विख्यात है, मतलब कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है भारत की कॉफ़ी। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये याद रखना है। अरेबिका वैरायटी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम यमन इज़ प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, जो कि आरंभ में यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफ़ी की विश्व भर में बहुत अधिक मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदान हिल्स मतलब बाबा बुदन पहाड़ियों से हुई और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। नीचे एप्रिकॉट, एप्पल, पोमोग्रेनेट ये सब के आप देख सकते हैं। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बात करें, यानी कि जो बागवानी फसलें होती हैं, ठीक है, जिसमें कि फल और सब्जियां उगाई जाती हैं, जो बाग में लगाई जाती हैं, उनकी बात करते हैं। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कहते हैं उनको। इन 2018 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। सो 2018 में भारत विश्व का फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद क्या था, दूसरे स्थान पर था। भारत ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। भारतीय फलों जिनमें कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूंजी के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर और हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के सेब हो गए, नाशपाती हो गए, खुबानी, अखरोट, ये सब क्या है, विश्व भर में प्रसिद्ध है और इनकी मांग बहुत ही ज़्यादा है। इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टमाटो, ब्रिंजल। तो ये कुछ मुख्य क्या है, सब्जियां उगाई जाती हैं भारत में। हो गए मटर, हो गए फूल गोभी, हो गए प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन, आलू, ये सब। नॉन फ्रूट क्रॉप्स की बात करें तो रबर की सबसे पहले बात करते हैं हम लोग नॉन फूड क्रॉप्स में। सो रबर क्या है, इट इज़ एन इक्वाटोरियल क्रॉप बट अंडर स्पेशल कंडीशंस इट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विथ रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर अबव
25 डिग्री सेल्सियस। सो रबर क्या है, एक है ये इक्वाटोरियल क्रॉप है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में भी उगाई जा सकती हैं। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली ह्यूमिडिटी वाली क्लाइमेट चाहिए होती है, ह्यूमिडिटी और मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए होती है। सो रबर एक महत्वपूर्ण क्या है, रॉ मटेरियल है बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के लिए, ठीक है। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, कर्नाटका और मेघालय की गैरो पहाड़ियों में उगाया जाता है। गैरो हिल्स ऑफ मेघालय, वहाँ पे इनको उगाया जाता है। फाइबर क्रॉप्स की बात करें, यानी कि जो रेशेदार फसलें होती हैं, उनमें कपास, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स इन इंडिया। सो कपास, जूट, हेम्प को हिंदी में बोलते हैं सन, और जो प्राकृतिक रेशम है वो भारत में उगाई जाने वाली क्या है, 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं। 4 major fiber crops grown in India. The first 3 are derived from the crops grown in the soil. The latter is obtained from cocoons of silkworm fed on green leaves, especially mulberry. Rearing of silkworms for the production of silk fiber is also known as sericulture. So जो कपास है, जूट है, सन है, ये सब क्या है, मिट्टी में फसल उगा के इनको प्राप्त किया जाता है। लेकिन जो सिल्क होता है वो आप सब लोग जानते होंगे कि रेशम के कीड़े होते हैं, उनके कोकून से ये प्राप्त होता है, जो कि मलबेरी ट्रीज की हरी हरी पत्तियों पे मतलब पलते हैं, उन्हीं को खाते हैं, उन्हीं पे रहते हैं। रेशम उत्पादन के लिए जो रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। याद रखना है ये चीज़। बात करते हैं कॉटन की। इंडिया इज़ बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। सो भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है, मतलब कि कॉटन भारत से ही अन्य देशों में फैला। जो मेन हमारा नेटिव क्रॉप है ये कॉटन भारत का, ठीक है। सूती कपड़ा जो उद्योग होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसमें कपास क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल है, उसी पे बेस्ड ही है वो पूरी इंडस्ट्री। सो कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है 2017 के हिसाब से। दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस फसल को उगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, बारिश थोड़ी बहुत हल्की बारिश चाहिए होती है और सिंचाई की आवश्यकता होती है। और 210 के लगभग, मतलब 210 के लगभग बहुत फ्रॉस्ट फ्री डेज, मतलब कि बहुत ज़्यादा ठंडी ना हो, फ्रॉस्ट टाइप ना लगे, पाला ना हो, सो पाला रहित दिन चाहिए होते हैं और खिली धूप की आवश्यकता होती है। ये खरीफ की फसल है, ये खरीफ की फसल है और पक्का तैयार होने में इट टेक्स अबाउट 6 to 8 months टू मैच्योर। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, नीचे कॉटन कल्टीवेशन का भी इमेज दिया हुआ है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सब कुछ मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं कॉटन के। बात करते हैं जूट की। जूट को हम लोग बोलते हैं गोल्डन फाइबर। याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, हमेशा रिपीट होते रहता है। मतलब जूट को क्या कहते हैं, कॉटन गोल्डन फाइबर कहते हैं, सुनहरा रेशा। जूट की फसल क्या है, बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली जो फर्टाइल मिट्टी होती है उसमें उगाई जाती है, जहाँ हर वर्ष क्या बाढ़ से नई मिट्टी जमा होती रहती है, जो सिल्ट जमा होते रहता है वहाँ पे इसे उगाई जाती है। इसके बढ़ने के समय क्या है, उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा, मेघालय जूट के क्या है, मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। इसका प्रयोग बोरियां, चटाई, रस्सी, धागे, गलीचे और कुछ और वस्तुएं बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, प्रौद्योगिकीय और संस्थागत सुधार। It was mentioned in the previous pages that agriculture has been practiced in India for thousands of years. तो जैसा कि हमने पहले पेजेस में पढ़ा कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है। Sustained uses of land without compatible techno-institutional changes have hindered the pace of agricultural development. In spite of development of sources of irrigation, most of the farmers in large part of the country still depend upon monsoon and natural fertility in order to carry on their agriculture. So यहाँ भी क्या कह रहे हैं कि लेकिन प्रौद्योगिकी और जो संस्थागत परिवर्तन है उनके अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से जो खेती है उसका विकास क्या होता जा रहा है, रुकता जा रहा है, अवरुद्ध होता जा रहा है तथा इसकी गति क्या होती है, धीमी होती जा रही है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत, मतलब कि बहुत सारे विकास हुए सिंचाई के साधनों में, इरिगेशन में, इसके बावजूद भी देश के एक बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेती बाड़ी के लिए मॉनसून पे डिपेंडेंट है और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता मतलब कि नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंडेंट है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौती है। एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स लिवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन नीड सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। सो 60% से भी अधिक लोगों की जो आजीविका है वो कहाँ से आती है, कृषि से, यानी कि खेती से। सो इसमें कुछ गंभीर तकनीकी और संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। 10
Collectivization, consolidation of holdings, cooperation, and abolition of zamindari, etc., were given priority to bring about institutional reforms in the country after independence. Land reform was the main focus of our first 5-year plan. The right of inheritance had already led to fragmentation of land holdings, necessitating consolidation of holdings. So, स्वतंत्रता के बाद देश में जो संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता और जमींदारी आदि समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई। पंचवर्षीय जो योजना थी उसमें भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। भूमि पर जो पुश्तैनी अधिकार हो गया है उसके कारण क्या होता है, लैंड अब बढ़ते जा रहा है बहुत छोटे छोटे भागों में। सो ये भी अब इसके क्या होता है, बढ़ते जा रहे हैं। सो इसका एक चकबंदी करना अनिवार्य था, मतलब उस टाइम पे। द लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वर इनैक्टेड बट द इम्प्लीमेंटेशन वाज लैकिंग और लीकवॉर्म। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया embarked upon introducing agricultural reforms to improve Indian agriculture in the 1960s and 1970s. The Green Revolution, based on the use of package technology, and the White Revolution, Operation Flood, were some of the strategies initiated to improve the lot of Indian agriculture. But this too led the concentration of development in few selected areas. Therefore, in 1980s and 1990s, a comprehensive land development program was initiated, which included both institutional and technical reforms. मैंने इतना सारा पढ़ लिया, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। खैर, शॉर्ट में बताती हूँ मैं, अभी ये सब इतना सब पढ़ना नहीं है मुझे। यहाँ पे चैप्टर ख़त्म ही हो रहा है। शॉर्ट में मैं बताती हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। भूमि सुधार में बहुत सारे कानून लाए गए, लेकिन इन कानूनों को लागू करने में बहुत ज़्यादा ढील करी गई। 1960 से 1970 के जो दशक हैं उसमें भारत सरकार ने कई प्रकार के बहुत सारे कृषि सुधार कार्यक्रमों की भी शुरुआत की। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित जो ग्रीन रेवोल्यूशन था या फिर जो वाइट रेवोल्यूशन जैसी कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियाँ आरंभ की गई। ठीक है, वाइट रेवोल्यूशन यानी मिल्क के लिए जो था वो सब आप याद रखिएगा। परंतु क्या होता है कि इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया। इसीलिए 1980 से 1990 के दशक में जो व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम है उसको शुरू किया गया, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। और इस और इस दिशा में जो उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में क्या है, सूखा है, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पे ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंक, सहकारी समिति और बैंकों की स्थापना, ये सब की गई। ये सब कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। क्वेश्चंस आ सकते हैं कि क्या क्या किया गया और क्या क्या किया जा सकता है अभी। ठीक है, सो किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी शुरू की है। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित करते रहते हैं सरकार के द्वारा। किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य, minimum support price, remunerative and procurement prices for important crops to check the exploitation of farmers. So न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है। सो यहाँ पे चैप्टर तो ख़त्म होता है। इसके बाद भूदान, ग्रामदान ऐसे करके एक दिया हुआ है। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्होंने उनके सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान कहें तो सत्याग्रही की तरफ भाग लिया था, को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को। सो उनकी गांधी जी की ग्राम स्वराज अवधारणा में भी गहरी आस्था थी। गांधी जी की जो शहादत थी उसके बाद उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश में क्या की, पदयात्रा की। एक बार जब वे आंध्र प्रदेश के गांव पोचमपल्ली में बोल रहे थे तो कुछ जो भूमिहीन गरीब ग्रामीण थे उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। मतलब ऐसा तो नहीं है कि सबको के पास लैंड होता था, लेकिन गांव में कुछ ऐसे भी लोग रहते थे जिनके पास ज़मीन नहीं थी, तो उन्होंने अपने भरण पोषण के लिए उनसे कुछ ज़मीन मांगी। तो विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वायदा तो नहीं किया, लेकिन फिर उनको आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करें तो वे भारत सरकार से बात करके उनके लिए ज़मीन मुहैया करवाएंगे। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए हैं और उन्होंने 80 जो भूमिहीन ग्रामीण थे उनको 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। इसे भूदान के नाम से जाना जाता है। बाद में विनोबा भावे ने यात्राएं की और अपना यह विचार पूरे भारत में फैलाया। कुछ जमींदारों ने जो अनेक गाँवों के मालिक थे, भूमिहीनों को पूरा गाँव देने की पेशकश भी की। मतलब अच्छा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ लैंड का, क्योंकि पहले जो ज़मींदार होते थे उनके पास बहुत बड़े बड़े लैंड के एरियाज़ होते थे, जबकि कुछ ऐसे भी लोग थे गाँव में जिनके पास कुछ नहीं होता था ज़मीन के नाम पे।
पे, तो वो अपना भरण पोषण कैसे करते, ठीक है। उस समय इतना एजुकेशन भी नहीं था, इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थी, आज भी कमी है। और जैसा कि सब कोई जानता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, 60% आबादी कृषि में संलग्न है। तो इसके लिए बहुत सारे ज़मींदारों ने भी पहल की। इसे ग्रामदान कहा जाता है। भूदान मतलब जो 80 एकड़ भूमि दान की गई, और ग्रामदान मतलब कि गांव के गांव दान किए गए जमींदारों के द्वारा। परंतु कुछ जमींदारों ने तो भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा दान किया था। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्राम दान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का नाम दिया गया, यानी कि ब्लडलेस रिवोल्यूशन। सो ये याद रखना है। यही था, और यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। बहुत ही लंबा चैप्टर था, बट आई होप आप सबको अच्छे समझ आ गया होगा। बहुत ही ईजी चैप्टर था। सो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके NCERT सॉल्यूशंस। तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।